चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए। टोपी खोलिए तो साहब, नया ठंडा उतना खोल लीजिए टोपी साहब। ठीक है, जिनका बाल नहीं वो लगा लीजिए। अरे हल्ला मत करिए, बैठिए बैठिए बैठिए। आज सच में उतना ठंडा नहीं है। टोपी लगाने वाला ठंडा नहीं है आज। और कहाँ तक पढ़ लिए थे? अच्छा, फूड चेन पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर क्या है? पोषी स्तर क्या है? आहार श्रृंखला आप समझ गए थे, दो प्रकार के होते हैं आहार श्रृंखलाएं। लेकिन दो प्रकार के आहार श्रृंखला में जो अपरद खाद्य श्रृंखला था, डिट्रिटस फूड चेन था, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है पारिस्थितिक तंत्र को गतिशील बनाए रखने में। पारिस्थितिक तंत्र जो है वह गतिशील रहता है और अपरद खाद्य श्रृंखला जो है, डिट्रिटस फूड चेन जो है, गतिशील बनाने में कोई ज्यादा योगदान नहीं देते। यानी कि दो प्रकार के आहार श्रृंखलाओं में जो महत्वपूर्ण आहार श्रृंखला था वो था ग्रेजिंग फूड चेन, यानी कि चारण आहार श्रृंखला। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जो आहार श्रृंखलाएं होती है उसी से संबंधित है क्या? पोषी स्तर। एक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र पर ही आप विचार कीजिए। ग्रास लैंड इकोसिस्टम, एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम का जो फूड चेन होता है, आहार श्रृंखला होता है, निश्चित तौर पर उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? घास से होगी। यानी कि आहार श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्पादक से होती है और सर्वोच्च उपभोक्ता पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो उत्पादक और घास को खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो कौन है? टिड्डा है। टिड्डा को खाने वाले जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो कौन है? मेढक है। मेढक को खाने वाले तृतीय उपभोक्ता जो है वो कौन है? और सांप को खाने वाले जो 1 2 3 चौथा उपभोक्ता होगा वो कौन है? बाज है। बाज चौथा उपभोक्ता होने के साथ साथ सर्वोच्च उपभोक्ता है, क्योंकि उन्हें फिर कोई और जीव मारकर खाने वाले नहीं है। एक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की यह एक आहार श्रृंखलाएं हैं और इसी से संबंधित है हमारा यह पोषी स्तर। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक स्तर को, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक स्तर को ही क्या कहा जाता है? पोषी स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषी स्तर कहा जाता है। किसी भी आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को दोस्तों क्या कहा जाता है? पोषी स्तर कहा जाता है। पोषी स्तर का संबंध आहार श्रृंखलाओं से, ये प्रथम पोषी स्तर है, ये
द्वितीय पोषी स्तर है, ये तृतीय पोषी स्तर है, ये चौथा पोषी स्तर है और ये पांचवा पोषी स्तर है। भिन्न भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में छठा पोषी स्तर भी आपको मिल सकता है। यहां पर 5 पोषी स्तर है। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो ट्रॉफिक लेवल को समझने के लिए हमें पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखलाओं को समझना पड़ेगा। और आहार श्रृंखला को आप समझ चुके हैं, और आहार श्रृंखला को अगर समझ चुके हैं दोस्तों, तो पोषी स्तर को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक पारिस्थितिक तंत्र के हर स्तर को ही क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। और 2 पोषी स्तर हमेशा फिक्स है। प्रथम पोषी स्तर की भूमिका पेड़ पौधे अर्थात उत्पादक ही निभाएंगे। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्रथम पोषी स्तर पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं अथवा उत्पादक होते हैं। और द्वितीय पोषी स्तर जो है वो हमेशा शाकाहारी जीव होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। और दूसरा पोषी स्तर के बाद आप तीसरा पोषी स्तर को ले लीजिए, चौथा पोषी स्तर को ले लीजिए, पांचवा पोषी स्तर को ले लीजिए, और पारिस्थितिक तंत्र में छठा पोषी स्तर है उसको ले लीजिए। सारे के सारे मांसाहारी होते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। कितने पोषी स्तर किसी आहार श्रृंखला में हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6-7 भी आपको मिल सकते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र जितना विशाल होगा उनके आहार श्रृंखलाओं में पोषी स्तर उतना ही ज्यादा होंगे। किसी भी आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर हमेशा उत्पादक होते हैं अथवा प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं अथवा स्वपोषी जीव होते हैं। और द्वितीय पोषी स्तर हमेशा शाकाहारी जीव होते हैं। दूसरी पोषी स्तर के बाद आगे जितने भी पोषी स्तर बनेंगे सारे के सारे क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आपसे पूछ देगा कि हिरन किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के कैम्मा पोषी स्तर होगा? कैम्मा द्वितीय होगा। शाकाहारी जीव हमेशा कैम्मा पोषी स्तर होते हैं। दूसरा होते हैं पेड़ पौधे अर्थात उत्पादक हमेशा प्रथम पोषी स्तर होते। कोई दिक्कत पोषी स्तर में? समझ गए न बात को? एक बार देख लीजिए, तब हम अगला पॉइंट पर आते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है फूड वेब यानी आहार जाल। एक बार पढ़िए तो पोषी स्तर को। ऑनलाइन दोस्तों बताइए पोषी स्तर समझे कि नहीं समझे? प्रियंका कुमारी, जितेंद्र पासवान, सूरज कुमार। बहुत पूरा गुड मॉर्निंग लिखबो जी हम लिख दिया है। चलिए, कुंदन कुमार निराला करा नहीं समझे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए कुछ लोग नहीं समझे। सबसे पहली बात तो कि पोषी स्तर को तब समझ सकते हैं जब आहार श्रृंखला को समझ ले। किसी भी आहार श्रृंखला, मान लीजिए कि एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र को ही ले ले। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? एक कोश के प्रोटोजोआ, उसको खाने वाले कौन? छोटी मछली और छोटी मछली को बड़ी मछली, छोटी मछली को।
तो पोषी स्तर किसे कहते हैं? तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र ले लेंगे, उसके प्रत्येक स्तर को क्या कहेंगे? पोषी स्तर कहेंगे। शैवाल प्रथम पोषी स्तर है, शैवाल प्रथम पोषी स्तर, प्रोटोजोआ द्वितीय पोषी स्तर, छोटी मछली तृतीय पोषी स्तर, बड़ी मछली चौथा पोषी स्तर। तो कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र की तीसरा पोषी स्तर कौन है? छोटी मछली है। एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम पोषी स्तर की भूमिका कौन निभाते हैं? तो प्रथम पोषी स्तर फिक्स है, प्रकाश संश्लेषी जीव होगा। दूसरा पोषी स्तर फिक्स है, वो शाकाहारी जीव होगा। क्या होगा दोस्तों? शाकाहारी जीव होगा। क्लियर है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम 5-6 भी पोषी स्तर हो सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जितना विशाल है, पारिस्थितिक तंत्र जितना विशाल है, पोषी स्तरों की संख्या और ज्यादा होगी। ध्यान दीजिए, अब फूड वेब को समझना है। फूड वेब को समझना है। फूड वेब यानी कि आहार जाल। जब आहार श्रृंखला पर रहे थे दोस्तों, तो तब हम ये समझ लिए थे कि एक पारिस्थितिक तंत्र में एक ही आहार श्रृंखलाएं नहीं होती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में एक ही आहार श्रृंखलाएं नहीं होती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं हो सकते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र को ही हम ले, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में बड़े पेड़ पौधे जो हैं वो उत्पादक की भूमिका निभाएंगे। इन बड़े पेड़ पौधा को कौन खा लेंगे? हिरन खा लेंगे। हिरन को कौन खा लेंगे? शेर खा लेंगे या फिर बाघ खा लेंगे। तो क्या एक वन में केवल यही एक आहार श्रृंखलाएं होगी? नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी है हमें कि किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में केवल एक आहार श्रृंखलाएं नहीं होती है। किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं होती है। किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं होती है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हो सकता है कि पेड़ पौधे को खाने वाला कौन हो? खरगोश हो। कौन हो दोस्तों? खरगोश हो। खरगोश को खाने वाला कौन हो? सियार हो। और सियार को फिर पकड़ कर खाने वाला कौन हो? शेर हो। एक और आहार श्रृंखलाएं बन गया कि नहीं बन गया? या हो सकता है कोई और आहार श्रृंखलाएं होंगे कि पेड़ पौधे पर निर्भर कौन हो? पेड़ पौधे पर निर्भर आपको पक्षी हो। क्या हो? पक्षी हो। और उस पक्षी को मारकर खाने वाले बड़े पक्षी यानी कौन हो? बाज हो। ये भी एक आहार श्रृंखलाएं निर्मित होगा कि नहीं होगा? तो आप वन पारिस्थितिक तंत्र में जाइए तो क्या केवल एक ही आहार श्रृंखलाएं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक ही आहार श्रृंखलाएं होती है? नहीं, एक से अधिक होती है। लेकिन एक पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी आहार श्रृंखलाएं होती है, एक पारिस्थितिक तंत्र में निश्चित ही एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं होती है। और एक पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी आहार श्रृंखलाएं होती है, एक पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी आहार श्रृंखलाएं होती है, सब आपस में जुड़े होते हैं। सब आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं न? जुड़ा हुआ सब आपस में जुड़े होते हैं। कोई भी आहार श्रृंखला किसी दूसरे आहार श्रृंखला से स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। और एक पारिस्थितिक तंत्र के जितने भी आहार श्रृंखलाएं हैं वो ही आपस में जब जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आहार जाल कहते हैं। तो आहार जाल क्या है? तो फिर से समझिए कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी आहार श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी आहार श्रृंखलाएं होती है वो आपस में जुड़ी होती है।
और एक पारिस्थितिक तंत्र के सभी आहार श्रृंखलाएं ही आपस में जुड़ करके उस पारिस्थितिक तंत्र का आहार जाल बनाता है, उस पारिस्थितिक तंत्र का आहार जाल बनाता है। जैसे हमारे सामने में वन पारिस्थितिक तंत्र के 3 आहार श्रृंखलाएं हैं, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, तीनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और यही जो जुड़ करके इस तरह की संरचना बनी है, यही एक वन पारिस्थितिक तंत्र का क्या होगा, यानी कई आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर ही किसका निर्माण करती है, आहार जाल का निर्माण करती है। जो पारिस्थितिक तंत्र जितना अधिक विकसित होगा उसका आहार जाल उतना ही ज्यादा जटिल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, जटिल होगा। निश्चित ही मैदानी इलाकों के जंगल के तुलना में, मैदानी इलाकों के जंगल के तुलना में विषुवत रेखीय वन का जो आहार जाल होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, जटिल होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र के जो वन होते हैं बड़ी घने होते हैं, वहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात वहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु के कई प्रकार पाए जाते हैं। तो निश्चित ही मैदानी इलाकों के जो वन होते हैं उसके तुलना में विषुवत रेखीय क्षेत्र के वन काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं। तो निश्चित ही विषुवत रेखीय क्षेत्र का जो आहार जाल होगा वो मैदानी जंगलों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जटिल होगा। जटिल का मतलब ढेर सारे जब आहार श्रृंखला जुड़ गया तो वो आहार जाल क्या हो गया, जटिल हो गया। और एक पारिस्थितिक तंत्र का आहार जाल जितना जटिल होगा वो पारिस्थितिक तंत्र उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। जिस पारिस्थितिक तंत्र का आहार जाल जितना ज्यादा जटिल होगा वह पारिस्थितिक तंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और पारिस्थितिक तंत्र की मजबूती का मतलब क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र के मजबूती का मतलब है कि वह जल्दी नष्ट नहीं हो सकता है, वे पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेलने में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र है और एक दूसरा आपका विषुवत रेखीय वन है, दोनों जगह पर भूकंप आ गया तो बहुत बड़े तबाही मचेगी, कई सारे पोषी स्तर के जीव क्या होंगे, मारे जाएंगे। लेकिन अगर पारिस्थितिक तंत्र जटिल है तो निश्चित उसमें ढेर प्रकार के आहार श्रृंखला है, तो भूकंप आने पर भी ढेर सारे आहार श्रृंखलाएं बचे रह जाएंगे और पारिस्थितिक तंत्र क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा। तो एक पारिस्थितिक तंत्र का आहार जाल जितना जटिल होता है वो पारिस्थितिक तंत्र उतना ज्यादा मजबूत होता है। पारिस्थितिक तंत्र के मजबूती का मतलब है कि वे पर्यावरणीय संकटों को झेलने में उतना ही ज्यादा क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। वो पर्यावरणीय संकटों को झेलने में उतना ही ज्यादा क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का अगर आहार जाल बहुत ज्यादा जटिल है अर्थात ढेर सारे उसमें आहार श्रृंखला जुड़े हैं तो वहां पर ज्वालामुखी आए, भूकंप आए, इन सब आने के बावजूद भी कहिएगा कि वहां की पारिस्थितिक तंत्र संपूर्ण नष्ट हो गया, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र का आहार जाल ही पारिस्थितिक तंत्र के स्थिरता को कायम रखने में योगदान देती है। आहार जाल जितना ज्यादा जटिल होगा वो पारिस्थितिक तंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत और उतना ही ज्यादा स्थिर होगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखलाओं की बात करिए तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, एक दिशा में होता है। जैसे कि आहार श्रृंखला पेड़ पौधा हिरण और शेर है, तो इस आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा, तो पेड़ पौधा से हिरण, हिरण से शेर, यानी इसको भोजन करके ये ऊर्जा प्राप्त करेगा, ये इसको शिकार करके ये ऊर्जा प्राप्त करेगा। पेड़ पौधे से ऊर्जा हिरण को मिल रही है, हिरण से ऊर्जा शेर को मिल रही है। तो किसी भी आहार श्रृंखला की अगर आप बात करिएगा तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। लेकिन जब आहार जाल की बात करिएगा तो आहार जाल में तो ढेर सारे आहार श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है। तो क्या जिस तरह से ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलाओं में होती है उस तरह ऊर्जा का प्रवाह आहार जाल में नहीं होती है।
जहां आहार श्रृंखलाओं में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, उसी तरह आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय हो जाता है। एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, यानी आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय नहीं होकर बहुमार्गीय होता है। वहीं आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। क्लियर हुआ बात? आहार जाल समझे? पुनः समझिए, जो दो चार लाइन एकदम समझना है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक ही आहार श्रृंखलाएं नहीं, बल्कि एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं मौजूद रहती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जितने भी आहार श्रृंखलाएं होते हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी आहार श्रृंखलाएं होते हैं, वो आपस में जुड़ करके उस पारिस्थितिक तंत्र के आहार जाल का निर्माण करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में निश्चित ही आहार श्रृंखला एक से अधिक होता है, लेकिन किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आहार जाल की संख्या मात्र कितनी होगी? एक होगी। ये नहीं कि पारिस्थितिक तंत्र में आहार जाल भी दो चार होगा, नहीं। एक पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला निश्चित ही एक से अधिक होती है, लेकिन एक पारिस्थितिक तंत्र में आहार जाल मात्र कितना होगा? एक होगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में आहार जाल मात्र कितना होगा? एक होगा। एक पारिस्थितिक तंत्र कितना विशाल, कितना स्थिर है, ये उस पारिस्थितिक तंत्र के आहार जाल को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र का आहार जाल जितना ज्यादा जटिल होगा, वह पारिस्थितिक तंत्र उतना ही ज्यादा स्थिर और उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। क्लियर हो गया? आहार जाल समझ गए? पढ़िए तो आहार जाल। जंगल का आहार श्रृंखला का अंत लायन से होता है। बिल्कुल लायन पर अंत हो जाएगा, क्योंकि लायन को तो खाने वाला कोई नहीं है। और जब हम आहार श्रृंखला में ऐसे जीव पर पहुंच जाएंगे, ऐसे उपभोक्ता जीव पर पहुंच जाएंगे जिसको और कोई खाने वाला नहीं बचा, तो फिर वहीं पर हमारा आहार श्रृंखलाएं रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। दोस्तों, चलिए आइए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? ऊर्जा का प्रवाह। एनर्जी फ्लो। हाँ, खाता है। चूहा को उल्लू खाता है। चलिए, जब दिखता है तभी खाता है। एनर्जी फ्लो। हम शुरुआत में ही जब इकोसिस्टम को समझे थे,
तो इकोसिस्टम के 3 विशेषताओं पर गौर किए थे शुरुआत में ही। इकोसिस्टम की पहली विशेषता कि इकोसिस्टम ओपन होता है, क्लोज्ड नहीं होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र खुला होता है। दूसरी विशेषता कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य या प्राथमिक या एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। और तीसरी विशेषता कि पारिस्थितिक तंत्र सुसंगठित होता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? सुसंगठित होता है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। और सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, किस नियमों के आधार पर होता है, वो हमें समझना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एक पारिस्थितिक तंत्र में सजीव रहते हैं और सजीव बिना भोजन अथवा ऊर्जा के जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र को गतिशील बनाए रखने के लिए ऊर्जा की नितांत आवश्यकता है, अर्थात भोजन की नितांत आवश्यकता है। बिना ऊर्जा अथवा भोजन के पारिस्थितिक तंत्र के जीव जिंदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। और एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के मुख्य या ऊर्जा के प्राथमिक या ऊर्जा के एकमात्र स्रोत कौन होते हैं? सूर्य के प्रकाश होते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश से केवल और केवल ऊर्जा कौन प्राप्त करते हैं? उत्पादक प्राप्त करते हैं। सूर्य ऊर्जा के प्रकाश के सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन इन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इस प्राथमिक और एकमात्र ऊर्जा के स्रोत सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण केवल पेड़ पौधे अर्थात उत्पादक करेंगे। और उत्पादक सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर अपने उत्पादों में संचित कर रख लेते हैं। अब फिर उन उत्पादकों को खाकर उपभोक्ता, ठीक है, उन उत्पादों को खाकर उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन ऊर्जा प्राप्त करते हैं? उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इस तरह ऊर्जा प्राप्त करते जाते हैं दोस्तों। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इसको समझने से पहले आप ये समझ जाइए कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र पर में चले जाइए आप, चाहे जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा का ट्रांसफर उत्पादकों में होता है। फिर उत्पादक के उत्पाद को खाकर ऊर्जा उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है, उत्पादकों को, उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। फिर उपभोक्ता जब मर जाते हैं तो जो अपघटक होते हैं उनके मृत शरीर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की प्राप्ति कैसे कैसे होती है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले ऊर्जा के मुख्य एवं प्राथमिक स्रोत या एकमात्र स्रोत कौन है? कोई और स्रोत नहीं है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा कौन प्राप्त किया? उत्पादक प्राप्त किया। अब उत्पादक यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करके जो भोजन बनाते हैं, आपको बताया कि वो भोजन उनके उत्पादों में संचित हो जाते हैं और फिर उन उत्पादकों को शाकाहारी खाता है तो ऊर्जा शाकाहारी में चला गया, और शाकाहारी को फिर मांसाहारी जीव मारकर खाएगा तो ऊर्जा मांसाहारी में चला गया। और फिर एक दिन जब मांसाहारी जीव की मृत्यु हो जाएगी तो फिर वो जीव मिट्टी पर पड़े रहेंगे, फिर अपघटक आएंगे और उनके मृत शरीर से भोजन प्राप्त करके ऊर्जा प्राप्त करेंगे। मिट्टी में खनिज लवण का प्रवाह होता है, खनिज लवण का। मिट्टी में ऊर्जा की जरूरत किसको है? सजीव को। किसको? सजीव को। मिट्टी को ऊर्जा की जरूरत
नहीं है तो उसमें नहीं जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, बात समझ गए ना। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे कैसे जाता है, क्लियर हुआ। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य प्राथमिक या एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य से प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त केवल कौन कर सकते हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन है? उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत उनके लिए जो शाकाहारी है, अप्रत्यक्ष स्रोत उनके लिए जो, क्योंकि मांसाहारी डायरेक्ट पेड़ पौधा को नहीं खाएगा, वो उसको खाएगा जो पेड़ पौधा को खाकर बचा हुआ है। तो अगर उत्पादक ऊर्जा देना बंद कर रहे हैं तो संकट सिर्फ शाकाहारी पर उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि शाकाहारी के बाद उस संकट उत्पन्न किस पर हो जाएगा? मांसाहारी पर। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर है? एक पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर है? सारे उपभोक्ता, मांसाहारी भी शाकाहारी भी, सारे उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्ति के लिए अथवा भोजन के लिए किस पर आश्रित हैं? उत्पादकों पर आश्रित है। अंतर यही है कि शाकाहारी प्रत्यक्ष तौर पर आश्रित है उत्पादकों पर भोजन अथवा ऊर्जा के लिए, और मांसाहारी अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित है अपने भोजन अथवा ऊर्जा के लिए। अब आइए कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो होता है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उनकी क्या क्या गुण अथवा विशेषताएं हैं उसको समझने की प्रयास करते हैं। लेकिन आप ये तो समझ गए ना कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है और किस दिशा में होता है? दिशा भी समझ गए ना। दिशा है उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर, उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर। ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर। आइए ऊर्जा प्रवाह के गुण और विशेषताओं को समझते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का पहला गुण है कि ऊर्जा का प्रवाह लगातार अथवा सतत रूप से होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लगातार एवं सतत मतलब कंटिन्यूअस, सतत रूप से होता है। अर्थात किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। दिन हो या रात हो, गर्मी हो बरसात हो, हमेशा ऊर्जा का प्रवाह होते रहता। क्षण भर भी अगर ऊर्जा का प्रवाह बाधित होगी तो पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होने की ओर गतिशील हो जाएगा दोस्तों। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लगातार होते रहता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्षण भर के लिए भी रुकता नहीं है, ये लगातार होते रहता है दोस्तों, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। लेकिन ध्यान देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा कि आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्ग से होता है और आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह कई मार्गों से होता है। आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुमार्गीय होता है। क्या होता है? बहुमार्गीय होता है। शायद हम आहार जाल के संबंध में बहुदिशीय शब्द का इस्तेमाल कर दिए थे, वहां बहुदिशीय नहीं होगा। आहार जाल में जो आपको बताए थे कि आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, वो नहीं होगा। आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुमार्गीय होता है। ऊर्जा प्रवाह के मार्ग अधिक होते हैं आहार जाल में। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और वो दिशा किधर से किधर होती है? वो दिशा होती है सूर्य की प्रकाश से उत्पादक, उत्पादक से उपभोक्ता, उत्पादक से उपभोक्ता, उत्पादक से
उपभोक्ता, उत्पादक से उपभोक्ता और फिर उपभोक्ता से अपघटक में चले जाते हैं। हालांकि अपघटक मृत उत्पादक के शरीर से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लगातार होता है, सतत रूप से होता है, कभी रुकता नहीं है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है, और ये दिशा किशोर से किशोर है। आप देख रहे हैं ना, ये दिशा मुख्य रूप से उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर है। ये दिशा मुख्य रूप से उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर है। ये दिशा मुख्य रूप से उत्पादक से उपभोक्ताओं। तीसरी विशेषता कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह में उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के नियम के अनुसार ही होता है। उष्मागतिकी के नियम के अनुसार ही होता है। या आप कह सकते हैं कि क्या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, क्या वहां ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, वहां रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है। यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होते समय ऊर्जा संरक्षण नियमों का भी पूर्ण पालन होता है, और उष्मागतिकी के नियमों का भी पूर्ण पालन होता है। ऊर्जा का प्रवाह ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुसार ही होता है। तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होती है? उत्पादक के पास होती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास? और निश्चित तौर पर सबसे कम ऊर्जा किसको होगा? सर्वोच्च उपभोक्ता के पास होगा। सर्वोच्च उपभोक्ता के पास होगा। सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगा? सर्वोच्च उपभोक्ता को मिलेगा। सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगा? या आपसे दूसरे तरह से भी सवाल पूछ सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होता है? उत्पादक के पास होता है। सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होता है? उत्पादक के पास होता है। और सबसे कम ऊर्जा किसके पास होता है? सर्वोच्च उपभोक्ता के पास होता है। किसके पास होता है? सर्वोच्च उपभोक्ता के पास होता है। तो आपको या पूछ दे कि एक पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास, या क्वेश्चन घुमा के पूछे कि एक पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक के पास। अर्थात ऊर्जा का प्रवाह जब उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर होता है, तो धीरे धीरे ऊर्जा की मात्रा क्या होने लगती है? घटने लगती है। यानी कि जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह आगे की ओर होता जाता है, ऊर्जा की मात्रा क्या होने लगती है? घटने लगती है। जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह आगे की ओर होता है, ऊर्जा की मात्रा क्या होने लगती है? घटने लगती है। ऊर्जा की मात्रा क्या होने लगती है? घटने लगती है। तो ऊर्जा का प्रवाह आगे होते समय किस अनुपात में ऊर्जा घटते जाती है, इसके लिए हमें एक नियमों को समझना होगा, और वह नियम है लिंडमैन का 10% नियम। क्या है? लिंडमैन का 10%। ध्यान दीजिए
किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा सबसे कम ऊर्जा कहाँ है आप देख लिए, और जब सबसे अधिक और सबसे कम ऊर्जा पर विचार किए तो ये हम क्लियर हो गया कि जैसे जैसे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आगे की ओर अग्रसर होगा ऊर्जा की मात्रा घटते जाएगी, ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, घटते जाएगी। आखिर एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह होते समय ऊर्जा की मात्रा किस रूप से घटते जाएगी, यह जानने के लिए जो नियम हमारे पास मौजूद है वो है आपका लिंडमैन का 10% नियम। लिंडमैन के 10% नियम क्या कहता है दोस्तों, तो क्या कहता है, इसके लिए हम एक आहार श्रृंखला पर हम विचार करते हैं। एक घास स्थल आहार श्रृंखलाओं को ले लिए, एक घास स्थल आहार श्रृंखलाओं को ले लिए तो निश्चित तौर पर यह घास से शुरू होगा। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, टिड्डा है, टिड्डा से मेढक, मेढक से सांप और सांप से बाज, सांप से, ये एक है पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखलाएं हैं। अब लिंडमैन का कहना है कि प्रत्येक पोषी स्तर में जितनी ऊर्जा होती है, प्रत्येक पोषी स्तर में जितनी भी ऊर्जा होती है उसका 90% स्वयं इस्तेमाल करते हैं, जबकि 10% ही आगे की ओर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के पोषी स्तर आप समझ रहे हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र के एक पोषी स्तर में जितनी ऊर्जा होती है उसका 90% ऊर्जा वे स्वयं अपने जीवन को चलाने के लिए खर्च कर देते हैं, और जो बच गया है 10% ऊर्जा वो आगे के आहार श्रृंखला के आगे के पोषी स्तर में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर इसका 1000 जूल, मान लीजिए कि घास प्रकाश संश्लेषण के द्वारा 1000 जूल ऊर्जा अपने लिए बनाया, तो 1000 जूल का 10% कितना हो गया, कितना, 100। टिड्डा को घास से मात्र कितना जूल मिलेगा, 100 जूल मिलेगा। बाकी जो 900 जूल ऊर्जा है वो घास अपने ही दैनिक जीवनों में क्या करेंगे, खर्च करेंगे। फिर अब टिड्डा को पास कितना ऊर्जा है, 100 जूल। टिड्डा अब इन 100 जूल का 90% स्वयं यूज करेंगे, 90% स्वयं यूज करेंगे। क्या करेंगे, 100 जूल टिड्डा को मिला तो इस 100 जूल का 90% टिड्डा स्वयं यूज करेंगे। बचा 10% कितना, मेढक को मात्र कितना मिलेगा, 10 जूल मिलेगा। अब फिर इस 10 जूल का 90% मेढक स्वयं उपयोग करेंगे, उस 10 का 10% कितना होगा, 1 जूल। 1 जूल ऊर्जा किसको मिलेंगे, सांप को मिलेंगे। अब सांप 1 जूल का 90% स्वयं यूज करेंगे और 1 जूल का 10% किसको मिलेंगे, बाज को मिलेंगे, 0.1 जूल। तो लिंडमैन का 10% नियम कहता है, लिंडमैन का 10% नियम कहता है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के किसी भी पोषी स्तर में जितनी ऊर्जा संचित है उसका 90% ऊर्जा वही पोषी स्तर अपने दैनिक कार्यों के लिए खर्च कर डालेंगे। 10% ऊर्जा ही आगे के पोषी स्तर में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। 10% ऊर्जा ही आगे के पोषी स्तर में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार अगर एक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र के घास में अगर 1000 जूल ऊर्जा है तो आगे आते आते बाज को सिर्फ कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होगी, 0.1 जूल ऊर्जा की प्राप्ति होगी, 0.1 जूल ऊर्जा की प्राप्ति होगी। एक पोषी स्तर में जितने भी ऊर्जा होते हैं, एक पोषी स्तर में जितने भी ऊर्जा होते हैं उसका 90% स्वयं यूज होता है, 10% आगे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। 10% आगे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर हुआ, बात को समझ गए, कोई दिक्कत?
तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के मुख्य स्रोत या ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत या ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ताओं में होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लगातार होता है, सतत रूप से होता है, कभी रुकता। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और ये दिशा कुछ इस तरह से होती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होते समय ऊर्जा संरक्षण नियमों का पालन होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होते समय ऊष्मागतिकीयों का नियम का पालन होता है। रूल ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो भी है उन सब का पालन होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के समय। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे वो उत्पादकों के पास होगी और सबसे कम ऊर्जा सर्वोच्च उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा। अर्थात एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जब आगे की ओर होने लगता है तो ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह होते समय ऊर्जा का कितना उपयोग होगा, ऊर्जा का कितना स्थानांतरण होगा, इन सब का पता हमें लिंडमैन के 10% नियम के प्राप्त होता है। लिंडमैन का 10% नियम कहता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में जितना ऊर्जा किसी पोषी स्तर में होते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में जितना भी ऊर्जा किसी भी पोषी स्तर में होते हैं उसका 90% केवल वही पोषी स्तर अपने दैनिक कार्यों में खर्च करते हैं। बाकी 10% ऊर्जा जो है अगले पोषी स्तर में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। क्लियर हो गया? ऊर्जा का प्रवाह कैसे और किन नियमों के तहत हुआ देख लिए। पढ़िए तो विशेषता ऊर्जा के प्रवाह के विशेषताओं को पढ़िए। उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर। मुर्गा खाने पर कितना ऊर्जा मिलेगा? रंजन कुमार, पहले तो ये पता करना पड़ेगा मुर्गा में कितना ऊर्जा संचित है क्या? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन है कि गिद्ध उपभोक्ता होगा या अपघटक होगा? गिद्ध उपभोक्ता होगा क्या अपघटक होगा? गिद्ध ना तो उपभोक्ता है ना ही अपघटक। गिद्ध को अपमार्जक माना गया है। अपमार्जक को हम दैनिक जीवन में डिटर्जेंट कहते हैं, जिससे कपड़ा साफ करते हैं। गिद्ध को पारिस्थितिक तंत्र का डिटर्जेंट कहा गया है, सही में कहा गया है। तो गिद्ध और चील, देखिए उपभोक्ता कौन हो गए वो आप जान ही लिए, शाकाहारी मांसाहारी जीव उपभोक्ता होते हैं। लेकिन गिद्ध की विशेषता है कि वे मृत जीवों को ही भोजन के रूप में खाते हैं। तो गिद्ध और चील को पारिस्थितिक तंत्र के सफाई कर्मी अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के अपमार्जक माने गए हैं। गिद्ध और चील को पारिस्थितिक तंत्र का अपमार्जक माने गए हैं। पारिस्थितिक तंत्र के सफाई कर्ता कहलाते हैं गिद्ध। और अपघटक में हम सूक्ष्म जीवों को रखते हैं। अपघटक में हम सूक्ष्म जीवों को रखते हैं। एकदम पीला पीला कॉपी कौन सा लाए हैं? फंक्शन सब में नहीं लाता है,
फंक्शन होता है तो यही पीला लाल कॉपी की जरूरत होता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो, उपनयन संस्कार होता है हम लोगों में, या शादी समारोह हो, तो ऐसे ऐसे कॉपी लाया जाता है। पंडित मांग करेगा पीरका लाइए तो ललका लाइए। आइए दोस्तों, नहीं तो ये ऐसा कॉपी रहेगा एकदम दुकानदार सबको खाता बही लिखने के लिए ना। चलिए आइए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है यह संबंध बताने का जरिया है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, तो यह संबंध बताने का जरिया है। अगर ये सीधा एक लाइन में अगर हम कहें इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड संबंध बताने का जरिया है। और निश्चित तौर पर कहां का संबंध, तो पारिस्थितिक तंत्र नाम में ही इकोलॉजिकल लगा हुआ है। तो मैथमेटिक्स वाला तो पिरामिड बिल्कुल भी ये नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर पिरामिड के तरह ही है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र में संबंध बताने का एक माध्यम है। इकोलॉजिकल पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र में संबंध बताने का एक माध्यम है। अब सवाल उठता है कि किनके बीच के संबंध बताने का माध्यम है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणी उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता के बीच के संबंध को बतलाता है। कौन? पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या है, तो पारिस्थितिकीय पिरामिड के द्वारा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच के संबंध को दर्शाया अथवा बताया जाता है। बात को समझ रहे हैं ना? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड संबंध बताने का माध्यम है। किनके बीच के संबंध बताने का माध्यम है, तो उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच के संबंध बताने का माध्यम है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, जितने भी श्रेणी के उपभोक्ता है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच आपसी संबंध को बताने वाला माध्यम ही इकोलॉजिकल पिरामिड है। अथवा इकोलॉजिकल पिरामिड के द्वारा हम एक पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच के संबंधों को जानते हैं। यानी कि पिरामिड में पारिस्थितिक तंत्र के अपघटकों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। एक पारिस्थितिक पिरामिड में स्थान प्राप्त है तो उत्पादक को और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को पारिस्थितिक पिरामिड में अपघटकों के लिए कोई स्थान नहीं है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में
उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच जो संबंध बनता है वो 3 स्तर पर बनता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के बीच के उपभोक्ताओं के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वो 3 स्तर पर होते हैं। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर होते हैं। एक संख्या के स्तर पर, दूसरा जीव भार या इसको हम जैव भार भी कहते हैं, और तीसरा ऊर्जा के आधार पर। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच जो संबंध स्थापित होता है वह कितने स्तर पर होता है? 3 स्तर पर होता है। संख्याओं के स्तर पर होता है, जैव भार के स्तर पर होता है और ऊर्जा के स्तर पर होता है। इसीलिए एक पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? तो उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच के संबंध को बताने का माध्यम। पारिस्थितिक पिरामिड में कौन कौन स्थान प्राप्त किए हैं? तो उत्पादक और उपभोक्ता। किनको स्थान नहीं मिला है? तो अपघटकों को। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता कितने स्तर पर संबंधित रहते हैं? और वो कौन कौन है? अतः किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिकीय पिरामिड की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और। अब एक एक करके समझना पड़ेगा कि क्या है संख्या पिरामिड, क्या है जैव भार पिरामिड और क्या है ऊर्जा पिरामिड। कहिए, पिरामिड पढ़ चुके हैं? 3 गो बायोलॉजी का बैच ले ले है यार। क्या जी, क्या नाम है आपका? बाबा कुमार है। ध्यान दीजिए, उपनाम है। उपनाम है कि रख दिए है? वो पता है, मेरा भी ढेर सारा उपनाम चल रहा है मार्केट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। आइए संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड क्या है? निश्चित तौर पर एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ताओं के संख्या को दर्शाने वाला पिरामिड ही क्या कहलाएगा? या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच के संख्या को दर्शाने वाला पिरामिड क्या कहलाएगा? संख्या पिरामिड। यानी संख्या पिरामिड एक पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों की संख्या और भिन्न भिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के संख्या को दर्शाता है। क्लियर है ना? संख्या पिरामिड में कोई दिक्कत नहीं। संख्या पिरामिड जो है, संख्या पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है इसको दर्शाता है या इसको दिखाया जाता है। किस पिरामिड पर? संख्या पिरामिड पर। और संख्या पिरामिड सीधा भी बन सकता है और
उल्टा भी बन सकता है। संख्या पिरामिड सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। सीधा हुआ इस तरह से और उल्टा हुआ इस तरह से, सीधा हुआ इस तरह से, उल्टा हुआ इस तरह से, सीधा हुआ इस तरह से, उल्टा हुआ इस तरह से। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्याओं के बीच जो संबंध दर्शाया जाएगा अथवा जो संबंध उनके बीच संख्या के आधार पर स्थापित होंगे वही बतलाएगा हमें कौन? पारिस्थितिक तंत्र का। भिन्न भिन्न पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा भी मिल सकता है और उल्टा भी मिल सकता है, सीधा भी मिल सकता है और उल्टा भी मिल सकता है। अब किस पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा होगा और किस पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड उल्टा होगा, यह समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। किसका सीधा होगा और किसका उल्टा होगा, इसके लिए हमें पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखलाओं को एक बार फिर गौर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि वन पारिस्थितिक तंत्र पर ही आइए। वन पारिस्थितिक तंत्र में, वन पारिस्थितिक तंत्र का एक आहार श्रृंखला पेड़ पौधा, हिरन और बाघ दे देते हैं इस बार। क्या एक वन पारिस्थितिक तंत्र में एक आहार श्रृंखला आपके सामने में है, आपको गौर करना है प्रत्येक की संख्या पर। अगर ये आहार श्रृंखला है तो बताइए कि इन तीनों में, एक वन में ये तीन आहार श्रृंखला की ये तीन पोषी स्तर है, किसकी संख्या सबसे ज्यादा? इसकी संख्या सबसे ज्यादा, सबसे। अब धीरे धीरे इसका क्या होगा? हिरन की संख्या पेड़ पौधों से कम होगी और बाघ की संख्या हिरन से कम होगी कि नहीं होगी? तो यह पारिस्थितिक तंत्र, जिस पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या ज्यादा होती है, जिस पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या ज्यादा होती है और आगे बढ़ते बढ़ते उपभोक्ताओं की संख्या घटती जाती है, उस पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड क्या बन जाता है? सीधा बन जाता है। ठीक है। जिस पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या ज्यादा होती है और आगे बढ़ते बढ़ते उपभोक्ताओं की संख्या घटती जाती है, उस पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड क्या होगा? सीधा होगा। और स्थिति यह है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को ले लीजिए, उत्पादकों की संख्या ही सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? आप समझ गए ना? फिर हम उल्टा किसका हो रहा आ रहे हैं उस पर। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधा ज्यादा, उससे कम हिरन, उससे कम। अब क्या समझे कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या ज्यादा होगी और उपभोक्ताओं की संख्या घटती जाएगी, तो उस पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड क्या होगा? सीधा होगा। क्यों सीधा होगा? इस बात को समझिए कि उत्पादकों की संख्या ज्यादा है तो पिरामिड में सबसे ज्यादा स्थान कौन ले लेगा? पेड़ पौधा। अब पिरामिड का सबसे ज्यादा स्थान उसके आधार पर होते हैं। सबसे ज्यादा स्थान कहां होते हैं? आधार पर होते हैं कि नहीं? ये पिरामिड है तो सबसे ज्यादा स्थान यही ना है। तो पेड़ पौधा सबसे ज्यादा स्थान लेगा तो उसका आधार क्या होगा? नीचा। पेड़ पौधा या उत्पादक हमेशा नीचे ही रहेगा। उससे कम स्थान कौन लेगा? हिरन। और सबसे कम स्थान कौन लेगा? बाघ। पिरामिड क्या हो गया? सीधा। तो जब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा हो, जब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा हो, तो उस पारिस्थितिक तंत्र के संख्या पिरामिड में सबसे ज्यादा स्थान पेड़ पौधे हासिल करेंगे
और पेड़ पौधे अगर सबसे ज्यादा हासिल करेंगे पिरामिड में जगह, तो निश्चित वो पिरामिड सीधा हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे हमेशा नीचे में रहेंगे और पेड़ पौधे नीचे में रहकर अगर सबसे ज्यादा स्थान लेगा तो निश्चित पिरामिड का आधार क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा और धीरे 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 क्या हो जाएगा, स्थान घटते जाएगा और पिरामिड क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछ देगा वन पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनता है, सीधा। और आपको हम क्या बताएं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या अगर सबसे ज्यादा है तो निश्चित ही हुआ पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड क्या होगा, सीधा। और कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में चले जाइए सबसे ज्यादा संख्या उत्पादकों की होती है, इसीलिए लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा ही बनता है। लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड क्या बनता है, सीधा बनता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड क्या बनता है, सीधा ही बनता है, क्योंकि सभी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या ही सबसे ज्यादा होती है, उत्पादकों की संख्या ही सबसे ज्यादा होती है। तो फिर उल्टा बनता किस तरह? संख्या पिरामिड उल्टा केवल उस स्थिति में बनता है जब एक वृक्ष अथवा एक पेड़ को ही हम क्या मान ले, पारिस्थितिक तंत्र मान ले। जब एक वृक्ष या एक पेड़ को ही हम क्या मान ले, पारिस्थितिक तंत्र मान ले, तब ऐसे ही पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे आम का एक पेड़ है, आम का एक पेड़ है, इस पेड़ पर आश्रित है ढेर सारे चिड़िया और चिड़िया के शरीर पर आश्रित है ढेर सारे कीट। एक आम के पेड़ को ही हम पारिस्थितिक तंत्र मान ले तो आम का पेड़ एक है और उस पर ढेर सारे चिड़िया और उस ढेर सारे चिड़ियों पर आश्रित ढेर सारे कीट। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, आप ये देख रहे हैं यहां पर दोस्तों कि उत्पादक मात्र कितना है, उससे ज्यादा क्या है और उससे भी ज्यादा कीट। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में आम के पेड़ को सबसे कम जगह मिलेगा, उससे ज्यादा जगह और उससे ज्यादा जगह। और अगर आम का पेड़ अर्थात उत्पादक को सबसे कम जगह चाहिए तो सबसे कम जगह पिरामिड के शीर्ष पर। अब जो है पिरामिड का शीर्ष नीचे आएगा क्योंकि उत्पादक को नीचे ही रहना होता है। तो अब यह पिरामिड आपका क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ये आम, ये चिड़िया, ये कीट, पारिस्थितिक तंत्र संख्या पिरामिड क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्लियर है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड पर गौर करिएगा तो लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा ही बनता है। सिर्फ एक ही दशा है संख्या पिरामिड का उल्टा बनने का, जब एक पेड़ अथवा एक वृक्ष को ही क्या मान लिया जाए, पारिस्थितिक तंत्र। आपसे पूछ देगा कि बरगद के पेड़ का संख्या पिरामिड कैसा होगा, उल्टा होगा। आपसे पूछ देगा कि तालाब पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड, सीधा। वन पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड, सीधा होगा। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड, सीधा होगा। नीम के पेड़ का संख्या पिरामिड, उल्टा होगा। क्या होगा, ध्यान रखना है एक लाइन। सभी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधे ही बनते हैं, चाहे जलीय हो, स्थलीय हो, मरुस्थलीय हो। संख्या पिरामिड केवल एक ही दशा में उल्टा बनता है। संख्या पिरामिड केवल एक ही दशा में उल्टा बनता है जब एक पेड़ को ही हम क्या मान ले, पारिस्थितिक तंत्र। तो अब तो ये दिक्कत नहीं होगा कि संख्या पिरामिड कौन उल्टा होगा कौन सीधा होगा।
सभी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधे ही होते हैं, लेकिन जब एक ही पेड़ को हम पारिस्थितिक तंत्र मान लेंगे तब संख्या पिरामिड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब संख्या पिरामिड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब एक पेड़ को ही पारिस्थितिक तंत्र मान लिया जाए तो संख्या पिरामिड क्या होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न यह आ सकता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा है और उत्तरोत्तर रूप से आगे बढ़ने पर उपभोक्ताओं की संख्या कम होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में संख्या पिरामिड कैसा होगा, क्या होगा, सीधा होगा। उत्पादकों की संख्या ज्यादा या उत्पादकों का कुछ भी ज्यादा हो, पिरामिड क्या हो जाएगा, और उत्पादकों का कुछ भी कम हो जाए, समझ जाइए उल्टा है। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की संख्या सबसे कम है, उत्तरोत्तर रूप से आगे बढ़ने पर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कैसा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्या पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र का सीधा होगा, किस पारिस्थितिक तंत्र का उल्टा होगा, क्लियर। सभी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड क्या, सीधा। केवल किस स्थिति में संख्या पिरामिड उल्टा, जब एक पेड़ को ही क्या मान लिया जाए, पारिस्थितिक तंत्र मान लिया जाए। नोट में कुछ मिस्टेक है, हाँ सही, हाँ मिस्टेक, हाँ मिस्टेक है, हमको पता है। तालाब, घास स्थल, फसल स्थल का संख्या पिरामिड सीधा बनता है तथा किसी एक पेड़, चिड़िया की थी, अच्छा, एक पेड़ तथा संख्या पिरामिड सीधा उल्टा बनता है। हाँ, नोट में संख्या पिरामिड का दूसरा पॉइंट जो है, एक पेड़ का संख्या पिरामिड उल्टा बनता है, वहां सीधा दे दिया है, सही कर लीजिए। हाँ, नोट में संख्या पिरामिड का दूसरा पॉइंट में ये गड़बड़ी है कि एक पेड़ का संख्या पिरामिड उल्टा बनता है, लेकिन वहां पर सीधा दे दिया, तो सीधा को काट कर क्या लिखना है, उल्टा, उल्टा, उल्टा। क्या हुआ, घड़ी को देख रहे हैं, दही चूरा है, कल आइएगा, ठीक है, कल आइए, कल इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा तब क्या। चलिए ऑनलाइन ऑफलाइन सब सुन लीजिए, कल क्लास है आपके अपने टाइम में, क्लास है 10 से 12। दूसरा पिरामिड पर आए, दही चूरा 12 बजे खाइएगा, और क्या। हम तो नहीं खाते, आई हेट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। आए दूसरा पिरामिड पर, संख्या पिरामिड क्लियर हुआ, दूसरा पिरामिड पर आते हैं। जैव भार या जीव भार कहते हैं। बायोमास पिरामिड, जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड समझने से पहले तो हमें खुद ये समझना होगा कि ये जैव भार होता क्या है। तो पहले आप जैव भार को समझ लीजिए। किसी भी सजीव के कुल शुष्क भार को ही उस सजीव का जैव भार कहते हैं। किसी भी सजीव के कुल शुष्क भार को, ड्राई वेट को ही उसका क्या कहते हैं, जैव भार कहते हैं। अब नहीं समझे तो समझिए कि अगर आप मानव शरीर का ही बात करिएगा तो मानव शरीर में लगभग 60% से भी ज्यादा क्या होता है, शेष 40% क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं कि नहीं। मानव के शरीर का 60% से भी ज्यादा हिस्सा जल होता है।
अब आप मानव के शरीर में जो 60% से भी ज्यादा हिस्सा जल है, उस सारे जल को बाहर कर दीजिए, हटा दीजिए, तो बचा जो कार्बनिक पदार्थ वही मानव के शरीर का क्या होगा? जैव भार होगा। तो अब आप समझे कि ना जैव भार क्या होता है। और यह हर सजीव, ऐसा नहीं माना, पेड़ पौधों में भी 60 से 70% भाग पेड़ पौधों का भी किससे बना होता है? जल से ही बना होता है। उस बॉडी से आप जल की मात्रा को निकाल दीजिए, जो बचा वो उसका क्या है? ड्राई वेट है। जो बचा वो उसका क्या है? ड्राई वेट। तो एक जीव के कुल शुष्क भार को ही अब क्या कहते हैं? जैव भार कहते हैं। एक जीव के कुल शुष्क भार को ही जैव भार कहते हैं। अर्थात एक सजीव के शरीर से आप जल की मात्रा को निकाल फेंकिए, मतलब निकाल दीजिए, और जो कार्बनिक पदार्थ बच गया है वही उस सजीव का क्या होगा? जैव भार होगा। क्लियर हो गया ना? तो जैव भार क्या है आप समझ गए। अब जैव भार पिरामिड को कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ताओं के जैव भार के आधार पर जो संबंध स्थापित होगा अथवा जो संबंध दर्शाया जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? जैव भार पिरामिड कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? जैव भार पिरामिड कहेंगे। क्लियर कट बात समझ में आ गया। अब आते हैं कि संख्या पिरामिड के तरह जैव भार पिरामिड भी, संख्या पिरामिड के तरह जैव भार पिरामिड भी सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। सीधा भी बनता है और निश्चित तौर पर देखिए, जिस पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का जैव भार ज्यादा होगा वह जैव भार पिरामिड क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सीधा बन जाएगा। जिस पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का जैव भार कम होगा वह पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा? उल्टा बन जाएगा। क्योंकि उत्पादक कम हो या अधिक, वो पिरामिड वो नीचे में ही रहेगा, पिरामिड के नीचे में ही रहेगा। उत्पादक का जैव भार ज्यादा होगा तो पिरामिड में उसे ज्यादा स्थान देना पड़ेगा। पिरामिड में ज्यादा स्थान पिरामिड के आधार में होते हैं। आधार नीचा तो पिरामिड सीधा। अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का जैव भार कम होगा, उत्पादकों का जैव भार कम होगा, तो वो पिरामिड में कम स्थान प्राप्त करेंगे और कम स्थान पिरामिड के शीर्ष पर होता है। शीर्ष नीचे आ जाएगा, पिरामिड क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अर्थात एक पारिस्थितिक तंत्र में अगर उत्पादकों का जैव भार ज्यादा है और उत्तरोत्तर रूप से आगे बढ़ने पर जैव भार में कमी आते जाएगी, तो इस स्थिति में जैव भार पिरामिड सीधा बनेगा। और अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का जैव भार कम है, उत्तरोत्तर रूप से आगे बढ़ने पर जैव भार में वृद्धि होते जाएगी, तो वह जैव भार पिरामिड क्या बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। तो जैव भार पिरामिड सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। संख्या भी पिरामिड सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। अब हमें समझना है कि किस पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड सीधा बनेगा और किस पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड उल्टा बनेगा। अब ध्यान दीजिए, जैव भार पिरामिड, जैव भार पिरामिड सीधा भी बनते हैं और उल्टा भी बनते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो भी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, ठीक है, पहले आप समझ तो लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, उदाहरण के लिए घास स्थल हो गया, ठीक है, वन हो गया, मरुस्थल हो गया, क्या हो गया? मरुस्थल हो गया। यानी कि जो स्थल पर जो भी पारिस्थितिक तंत्र है उसका जैव भार पिरामिड क्या होता है? और उल्टा होता है किसका? जलीय पारिस्थितिक तंत्र का। उल्टा किसका होता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र का। जलीय पारिस्थितिक तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड क्या होता है? उल्टा हो जाता है। जैसे नदी का दे दे, नदी का दे दे, झील का दे दे, तालाब का दे दे,
सागर का दे दे, महासागर का दे दे, ये सब जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। सभी जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जय भार पिरामिड का होता है, उल्टा होता है। सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जय भार पिरामिड का होता है, सीधा होता है। सभी जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जय भार पिरामिड का होता है, उल्टा होता है। सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जय भार पिरामिड का होता है, सीधा होता है। कोई दिक्कत होगा? अरे इसमें देख देख लिखना क्या है, 2 लाइन लिखना है। लिखिए, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जय भार पिरामिड सीधा होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जय भार पिरामिड उल्टा होता है। मनोहर पोथी पढ़े हैं बच्चा में? नहीं पढ़े हैं? गुड इंग्लिश, गुड इंग्लिश पढ़े हैं कि नहीं? अब नहीं चलता, अब तो स्क्रीन पर पढ़ता है बच्चा ना। मम्मी फेसबुक चला रही है, अब बच्चा देख रहा है, काहे मनोहर पोथी पढ़ेगा। हाँ, अब तो टेक्नोलॉजी पर स्लेट पेंसिल तो लगता है विलुप्त हो गया होगा। अब तो डिजिटल स्लेट पेंसिल आ गया होगा, आ गया है ना? हाँ, गल स्लेट पेंसिल का जमाना सब देखे है ना? बाप रे, तब तो बच्चों को लंबा इतिहास बताना पड़ेगा। देखो रे बच्चा, ये होता था स्लेट ना, इस पर लिखा जाता था पेंसिल से। चलिए, हम तो पढ़े हैं, मनोहर पोथी पढ़े हैं, गुड इंग्लिश भी पढ़े हैं। हाँ, पहले के जमाने में मास्टर सब जो थे मारते भी बहुत थे ना। क्या शुरुआत में जब बच्चों को एडमिशन लेके जाते थे तो एक आदमी, पिताजी खींच रहा है, दादाजी पीछे से मार रहा है। क्लियर हो गया? तो संख्या पिरामिड सभी पारिस्थितिक तंत्र का, संख्या पिरामिड सभी पारिस्थितिक तंत्र का सीधा ही बनाता। जब केवल एक पेड़ को हम पारिस्थितिक तंत्र मान लिए थे तो संख्या पिरामिड क्या बन गया? उल्टा बन गया। जैव भार की पिरामिड की बात कीजिएगा तो जैव भार पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सीधे और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उल्टे। अब ऐसा क्यों होता है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड ही उल्टा क्यों बन जाता है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड सीधा क्यों बन जाता है? तो इस पर हम विचार कर लेते हैं एक बार। हम एक वन पारिस्थितिक तंत्र को ही लेंगे, इसमें पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा को खाएगा क्या? हिरण, और हिरण को खाएगा शेर। अब आप जैव भार के संदर्भ में थोड़ा सा अनुमान लगाइए या विचार कीजिए। जैव भार आप समझ गए हैं ना? तो एक वन में सबसे ज्यादा पेड़ पौधा होगा कि न संख्या में, और पेड़ पौधों की स्थिति भी कुछ जंतुओं की तरह भी है। पेड़ पौधों के शरीर में 60 से 70% जल रहता है, शेष जैव भार होते हैं, शेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और कुछ कुछ जंतुओं में भी यही होता है, 60 से 70% के बीच जल रहते हैं, शेष कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। तो अगर आप वन में जाइएगा तो पेड़ पौधा का जैव भार सबसे अधिक होगा और उससे कम जैव भार
हिरण का होगा, सबसे कम भार किसका होगा? शेर का, क्योंकि उसकी संख्या सेम है, लेकिन स्थिति इसी की तरह है। हिरण के भी एक शरीर में 60% जल है, 40% कार्बनिक पदार्थ। शेर की भी वही स्थिति है, यह कि 2-3 हिरण का जो जैव भार होगा एक शेर के शरीर के बराबर होगा। लेकिन फिर भी हिरणों की जो होगी, हिरणों की कहने का मतलब सारे शाकाहारी जीव की हम यहां बात कर रहे हैं, उसका जैव भार क्या होगा? अधिक होगा। और निश्चित तौर पर अगर वन में पेड़ पौधों की जैव भार ज्यादा है, उत्पादकों का जैव भार ज्यादा है, तो पिरामिड में ज्यादा स्थान कौन लेंगे? पेड़ पौधा लेंगे। कौन लेंगे? पेड़ पौधा लेंगे। पेड़ पौधा से ज्यादा जो है आपको हिरण, कम जो है हिरण लेंगे। अब फिर क्या लेंगे? बाघ, सॉरी शेर होगा तो कोई भी चलेगा। तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में या किसी भी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जाइएगा ना, तो उत्पादकों का जैव भार ही सबसे ज्यादा आपको प्राप्त होगा। उत्पादकों का जैव भार ही सबसे ज्यादा आपको प्राप्त होगा। उत्पादकों की सबसे ज्यादा जैव भार आपको प्राप्त होगा। लेकिन वहीं एक हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण ले ले, किसका? तालाब का। तालाब, शैवाल, शैवाल के बाद प्रोटोजोआ, छोटी मछली और बड़ी मछली। बड़ी मछली। अब यहां पर आप संख्या पिरामिड इसका सीधा बना था, क्योंकि निश्चित ही शैवालों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, प्रोटोजोआ को थोड़ा उससे कम होगी, छोटी मछली की संख्या बड़ी मछली की संख्या में सबसे ज्यादा होगी। तो संख्या पिरामिड तो सीधा बनेगा, वो तो आप जान ही चुके। अब आप जैव भार के बारे में विचार कीजिए। छोटी मछली संख्या में कम है, लेकिन एक बड़ी मछली संख्या में कम है, लेकिन एक बड़ी मछली 10-15 किलो छोटी मछली को टेक लेगा? नहीं टेक लेगा। टेक लेगा कि नहीं? तो यहां पर आप जैव भार के बारे में बात करिए। शैवाल एक कोश के जीव है, संख्या में कितनों ज्यादा रहे, एक मुट्ठी में पूरा तालाब का शैवाल आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? तो इसका जैव भार सबसे कम है। संख्या ज्यादा रहने के बावजूद इस बात का आप अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं? और उत्पादक की भूमिका में कौन है? अब आगे बढ़िएगा। बड़ी मछली संख्या में कम है, लेकिन इतने बड़े बड़े हैं कि उसका जैव भार अन्य सब के तुलना में सबसे क्या हो जाता है? और उत्पादकों का जैव भार, उत्पादकों का जैव भार जो है दोस्तों, उत्पादकों का जो जैव भार है वो कम है। तो निश्चित तौर पर पिरामिड में कम स्थान किसको प्राप्त होगा? तो अब यहां पर शैवाल, प्रोटोजोआ, छोटी मछली, बड़ी मछली। बड़ी मछली। क्लियर? बात समझ गए? तो दो पिरामिड किसका सीधा होगा, किसका उल्टा होगा? क्लियर कट बात समझ में आ गया? संख्या पिरामिड सभी पारिस्थितिक तंत्र का सीधा, केवल एक पेड़ को ही पारिस्थितिक तंत्र मान ले तो संख्या पिरामिड। जैव भार पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का सीधा और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का, झील पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड। कोई दिक्कत? अब तीसरा पिरामिड है। एक लड़का कह दिया हिरण के जगह पर हाथी रहने पर तब क्या होगा? हाँ, हिरण के जगह पर हाथी रहेगा तो भी जैव भार पिरामिड सीधा ही बनेगा। कैसे बनेगा वो आप सोचिए। हाथी की जगह और सबको लाइए। आते हैं ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड निश्चित तौर पर यह उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच कैसा संबंध बतलाएगा? और ये ऐसा पिरामिड है जो हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। ऊर्जा के प्रवाह जब समझ रहे थे तो आप समझे थे कि किसी भी आप पारिस्थितिक तंत्र में जाइए, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका? उत्पादक के पास। और लिंडमैन का 10% नियम के अनुसार ऊर्जा क्या होते जाएगा?
तो ऊर्जा पिरामिड उत्पादक और उपभोक्ताओं के पास के ऊर्जाओं के बीच के संबंध को बताता अथवा दर्शाता है। और ऊर्जा की बात करिएगा तो आप किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में चले जाइए, सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास है? उत्पादक के पास है। सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास है? उत्पादक के पास है। आप आगे बढ़ते जाइएगा, उपभोक्ताओं में ऊर्जा की मात्रा क्या होते जाएगी? तो निश्चित तौर पर अगर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादकों के पास है तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा जगह उत्पादक लेंगे और सबसे ज्यादा जगह उत्पादक, तो पिरामिड आपका। तो संख्या पिरामिड सीधा उल्टा बनते हैं, जय बार पिरामिड सीधा उल्टा बनते हैं, लेकिन किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा ही बनते हैं, ऊर्जा पिरामिड उल्टा बनते ही नहीं है। तो पिरामिड समझे? क्लियर कट बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए कल की क्लास में समाप्त कर देंगे। और जितना आज आए हैं कल सब हमको प्रेजेंट चाहिए, कल रजिस्टर लेकर आएंगे। कल समाप्त कर देंगे कि टाइम हो गया। टेस्ट है तो ठीक है, टेस्ट है, नहीं तो कितना बचा है जी? क्या पन्ना अभी बचा है? ओ कल समाप्त होने में 2.5 घंटा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल मुलाकात होती है। और कल संडे है फिर भी क्लास है आपका। हाँ चलिए, ऑनलाइन वाले दोस्तों का ये आज के इन्वायरमेंट के सारे पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह समझे कि नहीं? खासकर पिरामिड के जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझे कि नहीं समझे? अमित कुमार, मयंक यादव, उजाले नूर, सूरज कुमार, नवीन कुमार, खुशबू यादव, राहुल आनंद, जितेंद्र पासवान, नीतीश कुमार, चंदन बिंद, सनत कुमार, सुमित प्रियदर्शी, प्रदीप कुमार, विशाल कुमार, नवीन कुमार, तेंदुलकर, रितेश कुमार यादव, आदित्य राज, समिता, मुस्कान, अरविंद, चंदन, अनन्या सिंह, कुणाल कुमार। तो मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में। कल 10 बजे हमारी कोशिश रहेगी आपका क्लास लाइव हो सके। ठीक है दोस्तों, जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं काफ़ी अच्छी तरह से बायोलॉजी समझ रहे हैं और मौका मिले तो आपके आसपास जो भी 9th-10th का स्टूडेंट है उनको समझाने का प्रयास करिएगा। यानी किसी के घर में मान लीजिए 9th-10th का किसी स्टूडेंट है, पड़ोस में 9th-10th का किसी स्टूडेंट है, तो उसको आप हेल्प कर सकते हैं। विनोद का नाम कहाँ लिए? विनोद जी कहाँ है? विनोद जी कुंदन कुमार निराला। अभी क्लास से हम निकलेंगे तब कोई घुसेगा। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं, अब टेस्ट होगा।